वीडियो की संख्या में देखते हैं, यह श्रृंखला या लेक्चर की श्रृंखला 7 है, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। देखें तो दिसंबर 2023 से लेकर के नवंबर 2024 के बीच, यानी दिसंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 के बीच यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं थी या जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, उनके प्रश्नों की हल सहित विस्तृत व्याख्या हम देख रहे हैं। और इस कड़ी में यह लेक्चर 7 है और इसमें आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी नहीं देखेंगे और न ही यूनानी देखेंगे, सामान्य ज्ञान को देखेंगे। पहले भाग में जो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक है, इसके हल से विस्तृत व्याख्या करेंगे। और इसका एग्जाम देखें तो यह 8 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था, यानी काफ़ी नियरेस्ट है, इसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी करंट या जो भी चीज़ें हैं वो समसामयिक या प्रासंगिक हैं। यह 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित अपर पीटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा एसपीएससी के लिए भी अंक महत्वपूर्ण होगा, यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी अंक महत्वपूर्ण होगा। यानी जो 8 सितंबर को परीक्षाएं आयोजित की गई थी, उस पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं प्रासंगिक, उसको देखेंगे। इसके अलावा इस पर लेक्चर 6 बनाकर उसी दिन ये भी आयोजित की गई थी, लेक्चर 6 करके इस जो करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन है जीएस है, इस पर चर्चा विस्तृत की जा चुकी है। इसको आप लेक्चर 6 यानी जो कल का अपलोड किया गया वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसी दिन 8 सितंबर को यह भी पेपर आयोजित किया गया था, यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, आयुर्वेद का हम देखने जा रहे हैं। जो आज के लेक्चर 7 में वह यूनानी का है और आयुर्वेद पर था, इस पर भी लेक्चर बना करके जो है वह इसके सामान्य ज्ञान का लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। 8 सितंबर 2024 को ये भी परीक्षा आयोजित है, उसी दिन का ये प्रश्न पत्र है। आगे हम चर्चा करेंगे, यानी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वीडियो का वह सामान्य अध्ययन होम्योपैथी होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन 1 से 30 तक होंगे। इस पर नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत ये सारे हैं। और ये भी 8 सितंबर को ही जो है परीक्षा आयोजित की गई थी, इस पर भी हम आगे के अंक में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे सामान्य अध्ययन होम्योपैथी का भी पेपर आयोजित किया गया था उसी डेट में, 1 से 30 तक के प्रश्न, इसमें भी संबंधित जो प्रश्न होंगे या इस पर भी जो है नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। देखें जो 8 सितंबर 2024 को जितनी परीक्षाएं आयोजित की, जितने सेट थे, वो सारे सेटों का हम एक कॉम्बिनेशन करके लेक्चर को अपडेट करेंगे इसको। और इसमें देखें तो जो लेक्चर की श्रृंखला चली, उसमें सबसे पहला जो लेक्चर हमने जारी किया था, उसमें देखें 19 दिसंबर 2023 का आयोजित जो स्टाफ नर्स का पेपर था, उसके विस्तृत हल से व्याख्या किया था। इसके बाद एपीएस भर्ती 2023 का, जिसका 2024 का प्रथम एग्जाम जो कराया गया था 9 जनवरी 2024 को, उस पर हमने चर्चा किया। इसके बाद देखें आरओ जो एग्जाम 11 फरवरी 2024 किया गया था, उस पर लेक्चर बनाया गया है। इसके बाद देखें सम्मिलित राज्य कृषि जो परीक्षा कराई गई थी 18 अगस्त 2024 को, उस पर भी लेक्चर बनाया जा चुका है। और उसके बाद देखें 8 सितंबर 2024 को जितनी भी परीक्षाएं कराई गई थी यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, उन सबों पर आधारित लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो यह एक लेक्चर इस पर भी आधारित होगा, सामान्य अध्ययन, जिसमें 1 से 50 प्रश्न है। नगर एवं ग्राम नियोजन का जो पेपर आयोजित किया गया था 2024 की महत्वपूर्ण परीक्षा रही, इस पर भी जो एक लेक्चर बनाकर अपलोड किया जाएगा। तो इसको भी, और सारे पेपर जो है आप आयोग की साइट पर जो है कैंडिडेट कार्ड में जाकर अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारे पेपर वहाँ उपलब्ध हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं। तो जल्दी से इसमें पहला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो इसका सही आंसर सी ही है, यानी लोहा है, क्योंकि इसमें रबड़ और लकड़ी जो है चालक नहीं बल्कि कुचालक के अंतर्गत आएंगे। तो लोहा इसमें जो आपका है वह अच्छा ऊष्मा का चालक है। इसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। चलिए इसमें देखते हैं ऊष्मा के अच्छे संवाहक के रूप में देखें तो वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देते हैं ऊष्मा के अच्छे संवाहक कहलाते हैं। धातु इतनी अच्छी तरह से ऊष्मा का संचालन करते हैं कि इसके कारण यह उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, धातु में इतनी अच्छी तरह से ऊष्मा का संचालन करते हैं, इसका कारण है यह है कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन आसानी से घूम सकते हैं धातु में, तभी ऊष्मा को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जा सकते हैं। धातु के परमाणु अधिक सघनता से भरे होते हैं तो ऊष्मा कंपन को अधिक आसानी से संचालित कर सकते हैं, जबकि अधिकांश गैर धात्विक यानी अधात्विक जो है ठोसों को अच्छा कुचालक कहा जाता है, क्योंकि उसमें शोक प्रभावित होने वाले आवेश के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध होता है। तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं में सबसे अधिक तापीय चालकता होती है, जबकि स्टील और कांस्य में सबसे कम। चूंकि तांबा ऊष्मा का उत्कृष्ट संवाहक है, इसलिए ताप एक्सचेंजर्स के लिए भी अच्छा है। उदाहरण के रूप में सोना, चांदी, लोहा, इसमें देखिए लोहा आदि अच्छे ऊष्मा चालकों एवं विद्युत चालकों के उदाहरण हैं। इसलिए धातुओं को ऊष्मा का अच्छा संवाहक माना जाता है। थोड़ा और अपडेट कर लेते हैं, थोड़ा विस्तार हो जा रहा है, लेकिन इसको अपडेट कर लेते हैं। एजीएस वर्ड के नोट से ऊष्मा को देख सकते हैं। ऊष्मा है क्या, इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से है तो ऊष्मा के मात्रक पूछ देता है तो G=W/Q है, और जहाँ W यानी W=G/Q, जहाँ G एक नियतांक है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक इसको कहते हैं, और इसका मान 4.186 जूल पर कैलोरी होता है। यानी इसमें देखा जाए तो, यानी इसमें देख सकते हैं कि जो ताप मापने के पैमाने हैं, यानी ऊष्मा का उसमें सेल्सियस पैमाना है, फारेनहाइट पैमाना है। इसके बाद देखें तो आपका रोमर पैमाना है, केल्विन पैमाना है। इन चारों में संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी C/100 F-32/180 R/80 K-273/100। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इसको हम 20 से काट दें तो C/5 हो जाएगा F-32/9 हो जाएगा R/4 हो जाएगा K-273/5 हो जाएगा। ये चारों में संबंध हम देख सकते हैं। इसके बाद ऊष्मा का संचरण देखें तो ऊष्मा का संचरण कैसे होता है तो चालन, संवहन और विकिरण के रूप में। चालन के रूप में देख सकते हैं जल्दी से इसको, यानी 3 विधियां इसमें। चालन का मतलब ये हुआ कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है, याद रखना है। और इसके बाद देखें गैसों एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण जो होता है संवहन विधि से होता है। और एक होता है विकिरण, इसमें जो होता है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर बिना माध्यम की चाल से सीधी रेखा में संचरित होता है। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई, इसको देख सकते हैं। यानी इसमें याद रखना है कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, और यहाँ पर मेजरमेंट टेम्परेचर को हमने जो है इसको विस्तार से देखने का प्रयास किया है। चलिए अगला जल्दी से देख लेते हैं। तो मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होती है।
यानी इसमें सीधा सा मतलब है कि मुद्रा की क्रय शक्ति जो घटती यानी परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इसमें डिक्लाइन होती है। इसको देख लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं मुद्रास्फीति है क्या, यानी इन्फ्लेशन क्या है। मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ है मुद्रा के मूल्य में कमी होना, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है, जिसको हमने देखा कि डी में दिया हुआ था। इसके बाद मुद्रास्फीति के प्रकार यानी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हम देख सकते हैं कितने प्रकार की है, लेकिन मेन जो प्रश्न था यहीं पर है, मुद्रास्फीति को हम देख सकते हैं। सारी जानकारी इसमें दी गई है तो इसको देखा जा सकता है। मुद्रास्फीति के कारण भी यहाँ देखा जा सकता है कि मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है, सारी जानकारी इसमें दी गई है। हालांकि मेन प्रश्न पर ही लौटते हैं। इसमें थोड़ी सी जानकारी और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें देखें अतिस्फीति की एक अवस्था होती है, अतिस्फीति या हाइपरस्फीति भी इसको कहते हैं, जब स्फीति की दर यानी मुद्रास्फीति की दर अंकों से भी अधिक हो जाए, यानी दर अंकों से अधिक होते अतिस्फीति कहते हैं। हाइपरस्फीति की चर्चा सर्वप्रथम फिलिप केगन ने की थी। हाइपरस्फीति की स्थिति पत्र मुद्रा यानी करेंसी व्यर्थ हो जाती है, अर्थात मुद्रा से लोगों का विश्वास उठ जाता है। अतिस्फीति या हाइपरस्फीति के दौरान मुद्रा संस्फीति को देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन देखें तो मुद्रा संस्फीति एक प्रकार से नियंत्रित मुद्रा स्फीति होती है, जब कभी मुद्रा और स्फीति की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वस्तुओं की कीमतें बहुत नीचे गिर जाती है तो सरकार कीमतों को फिर से सामान्य स्तर पर लाने के लिए मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्माण करती है, जिसे मुद्रा संस्फीति की अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न यह है, जैव उर्वरक क्या है, यानी बायो फर्टिलाइजर क्या है। तो यह डी इसका आंसर है, यानी जैविक खाद एवं सूक्ष्म जीवों का मिश्रण है, यानी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिले जैविक खाद है, जैव उर्वरक है यह। आगे इसमें देखते हैं तो हरी खाद के बारे में देख लेते हैं। हरी खाद जो इस पर थोड़ा सा और इसमें डिटेल कर लेते हैं। तो देखें इसमें हरी खाद का अर्थ उन पत्तीदार फसलों से जिनकी वृद्धि शीघ्र होती है, बाद में खेत को जोत कर उन फसलों को मृदा में दबा दिया जाता है। फलतः मृदा में ये फसलें सूक्ष्म जीवों के द्वारा विकसित होकर मृदा में ह्यूमस तथा पोषक तत्वों में मात्रा में वृद्धि करते हैं, जैसे सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग, लोबिया, सैंची इत्यादि। उल्लेखनीय कि सैंची की फसल का हरी खाद के रूप में प्रयोग करने से मृष्टा को सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तदुपरांत घटते क्रम में देखें तो सनई, ढैंचा, लोबिया, ज्वार आते हैं। हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा लोबिया में होती है, इसके बाद क्रमशः सनई, ढैंचा, ग्वार में पाई जाती है। इसके बाद देखिए नीला हरित शैवाल के बारे में देख लेते हैं। तो इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इन जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है। नीला हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एक विशिष्ट कोश का हेटेरोसिस्ट द्वारा किया जाता है। इस शैवाल के प्रमुख प्रजातियां देखें तो नॉनस्टाक, एना, बीना, एंथ्रोथ्रिक्स, ओलोसिरा आदि हैं। इसके बाद अजोला देख सकते हैं, अजोला है। इसके बाद एजोटा वाइक्टर है, राइजोबियम है, इत्यादि ये सब आते हैं। सनय यानी हरी खाद वाली दलहनी फसल देख सकते हैं इसमें कि आपका ये है सनय अधिक वर्षा वाले स्थान पर, मूंग है, ढैंचा है कम या सूखाग्रस्त स्थान हेतु, ग्वार है कम वर्षा रेतीली कम उपजाई के लिए, लोबिया है अच्छे जल निकास वाले मृदा में। इसके बाद उड़द इत्यादि भी हैं, हरी खाद वाली दलहनी फसलें हैं। राजोनियम इत्यादि कोई जो वेक्टर जोला इत्यादि को देखा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसको इसमें अपडेट करने के लिए। इसके बाद चौथे नंबर प्रश्न देखें तो चौथा सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी SDSC कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर सही है जो बी है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसको भी देख सकते हैं। यानी इसमें देखें श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SDSC यही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत एक अंतरिक्ष बंदरगाह जो श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक अवरोधक द्वीप है। यह इसरो के लिए प्रक्षेपण आधारित बुनियादी ढांचे का समर्थन करता भूमध्य रेखा से निकटता कारण से भू स्थिर उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है। इसमें ठोस प्रणोदक, प्रसंस्करण, ठोस मोटर्स का स्थैतिक परीक्षण, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क प्रक्षेपण वाहन एकीकरण आदि की सुविधाएं हैं। SDSC के पास PSLV और GSLV उपग्रहों संचालन के लिए अलग अलग लॉन्च पॉइंट है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में स्थित है। इसका नाम इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। SDSC के अलावा भारत में केरल की तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी स्थित है। श्री ए राजराजन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। अगला इसमें देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न है अरिथमेटिक है। ये बाइलिंगुअल है, आप देख सकते हैं इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रिंटेड सारे प्रश्न हैं। पहले प्रश्न से हम देख रहे हैं। इसमें 5वें प्रश्न को देखें, ये अरिथमेटिक इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर तो इसकी चौड़ाई कितनी है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। यानी इसमें आयत है, आयत का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो आमने सामने की भुजाएं ये लंबाई चौड़ाई है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये आयत होगा। इसमें इसकी बोल रहा है कि यदि सीट की लंबाई यानी 25 सेंटीमीटर 25 है, इसको मान लेते हैं कोई x मान लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई वही चौड़ाई। तो ये 25 × x कर देंगे तो हो जाएगा 500 के x इक्वल टू हो जाएगा। तो 500/25 कर देंगे तो 25 × 50 यानी 20 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर सही है। इसके बाद 6वां नंबर देखें तो विक्रम संवत कब प्रारंभ होता है। तो इसका बहुत ही साधारण प्रश्न है, यानी डी इसका आंसर है। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू होता है। इसके बाद देखें शक संवत जो शुरू होता है भारत में वो 78 ईस्वी में होता है। यानी शक संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू होता है और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है। इसके अलावा देखें गुप्त संवत भी शुरू होता है, वो 320 ईस्वी में होता है शुरू। और इसके बाद हर्ष संवत भी होता है, वो 606 ईस्वी में हर्ष संवत शुरू होता है। अगला 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तो ये क्रांतियाँ दी गई हैं और इसमें देखें तो जो महत्वपूर्ण से है ये बहुत ही साधारण प्रश्न है। इसमें देखें हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी ये है। श्वेत क्रांति देखें दूध उत्पादन से, नीली क्रांति देखें तो मत्स्य उत्पादन से, और पीली क्रांति देखें तिल उत्पादन से है। यानी 1 का 3 यानी पहले ही इसमें बहुत साधारण, मैच कराने में कुछ खोजना भी नहीं है। तो ये आपका हो गया।
कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों को जल्दी से देख लेते हैं। तो यह श्वेत क्रांति जो पूछा था, इसको देख सकते हैं। यह है नीली क्रांति, यह है पीली क्रांति, हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति, गोल क्रांति, सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, रजत क्रांति, धूसर क्रांति, काली क्रांति, गुलाबी क्रांति इत्यादि को उससे पूर्व में हम इसको चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण क्रांतियों के अंतर्गत हम देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। महत्वपूर्ण क्रांति है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, सुनहरी क्रांति बागवानी पर, इंद्रधनुष क्रांति 7 रंगों के लिए, पीली काली क्रांति इसके लिए, रजत क्रांति है। ये महत्वपूर्ण क्रांति इसको याद किया जा सकता है। अगला इसमें 9वां प्रश्न जल्दी से देखते हैं। सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो यह जो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। यानी देखें जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं और इसके पूर्व ये 14वें जो राष्ट्रपति थे यही रामनाथ कोविंद जी ही थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, 8 सदस्यीय समिति जिसमें ये भी शामिल थे 8 सदस्यों में। और यह समिति जो गठन की गई थी इसको देखें 2 सितंबर 2023 को समिति गठित की गई थी और समिति जो अपनी रिपोर्ट दी थी 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और 8 सदस्यीय समिति में देखें तो जो इसके सदस्य थे यानी अध्यक्ष तो यहीं थे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी और इसके बाद 8 सदस्य में अमित शाह थे यानी भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, एन के सिंह जी, सुभाष कश्यप जी, हरीश साल्वे जी, संजय कोठारी जी और अर्जुन राम मेघवाल इस सदस्य में शामिल थे। और इसकी डिटेल चर्चा उसे पूर्व अंक में की जा चुकी है, वहाँ से आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर जो इसमें एक अरिथमेटिक है, बहुत साधारण है। एक विक्रेता अपनी लागत मूल्य का 25% लाभ होने की उम्मीद करता है यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री देखें 14 उसकी बिक्री यानी एक सप्ताह में यानी 7 दिन की उसकी बिक्री देखें 14,000 रुपये थी तो उसका औसत दैनिक लाभ क्या है? 7 दिन की बिक्री यानी बिक्री जो है यानी एक सप्ताह में तो एक दिन की कितनी हो जाएगी? 14,000 में जो है हम 7 का भाग कर देंगे यानी 2,000 हो जाएगी उसकी बिक्री एक दिन की। इसमें लाभ ऐड है, याद रखना है। 2,000 उसका जो है एक दिन की बिक्री हो रही है। उसका दैनिक लाभ क्या? दैनिक लाभ निकालने से पहले उसका दैनिक हम देख लेते हैं उसका जो है कितना खरीद पड़ रही है। तो मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य जो है x है तो कितना है उसको लाभ कितना 125% यानी 25% लाभ है तो 125 × 100 यानी एक दिन का उसका जो होगा यह बिक्री कितना है 2,000 के। इसको काट देते हैं तो x इक्वल हो जाएगा 2,000 × 100 बटे हो जाएगा 125, 25 से काट देते हैं 25 चौको 100 और 25 + 125 इसको काट देंगे 40 यानी कुल मिलाकर 40 नहीं 400 यानी 1,600 यानी उसकी जो है क्रय मूल्य उसका है 1,600 रहा एक दिन का और बेचने पर 2,000 तो लाभ हमको चाहिए। लाभ होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य यानी उसका ये बेच रहा है 2,000 में, खरीद रहा है 1,600 का तो 400 रुपये का उसको लाभ हुआ यानी सी इसका आंसर सही है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखें तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 11 नंबर प्रश्न जो इसमें सही देखें तो यह जो स्थापना किए थे 1828 में यानी डी इसका आंसर सही है। एक प्रश्न छूट रहा था 7वां देखें। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य हैं, सी इसका सही है। यानी इसमें देखें राज्यसभा के बारे में थोड़ी जानकारी ऐड कर लें तो देखें राज्यसभा जो जिसको उच्च सदन कहा जाता है, हालांकि संविधान में इसका वर्णन नहीं, लेकिन इसमें देखें राज्यसभा सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है यानी 250 पूछ देता है। इसमें देखें तो वर्तमान समय में यह संख्या 245 है यानी 245 है जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें देखें तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता क्षेत्र से विशेष ज्ञान का अनुभव हो। शेष 243 यानी शेष जो 233 जो सदस्य हैं संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु देखें उम्र सीमा क्या है? 30 वर्ष। इसमें ध्यान दें कि राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और राज्यसभा देखें यानी राज्यसभा में भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हालांकि चर्चा करें तो काफी लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसमें कभी कभार पूछ देता है कि राज्यों संघ क्षेत्रों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या है? तो सर्वाधिक देखें उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में ही है, सर्वाधिक 31 सदस्य हैं। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरा जो सर्वाधिक है वो महाराष्ट्र में है यानी 19 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक देखें तो 11 है यानी तीसरा सर्वाधिक है। इसके बाद तीसरा सर्वाधिक देखें तो वह आपका जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो है तीसरा सर्वाधिक है वह आपका 18 है। तमिलनाडु में 18 सीटों की संख्या है। इसके बाद देखें चौथा सर्वाधिक जो है 2 राज्यों में बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। इसके बाद देखें कर्नाटक है जिसमें 12 हैं, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। इसके बाद देखें यानी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, उड़ीसा में 10 हैं, राजस्थान में भी 10 हैं। इसके बाद देखें जो है वो 10 से नीचे हैं, केरला में 9 है, पंजाब में 7 है, असम में 7, तेलंगाना में 7, झारखंड में 6 यानी ये सब क्रमशः। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 5 है, हरियाणा में 5 है, जम्मू कश्मीर में 4 है और जम्मू कश्मीर ये जो अविभाजित था उस दौरान के लिए बातें थी 4 थी, अब फिलहाल वो परिवर्तित हो गई है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है। तो इसमें देखिए 12 नंबर प्रश्न में कितने वर्षों में किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया था? तो 2000 में जो 3 राज्य बने थे तो उसमें सबसे पहले जो देखें तो 1 नवंबर 2000 को जो है वह मध्य प्रदेश जो उस दौरान भारत का सबसे बड़ा राज्य था, मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों यानी छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड राज्य उस दौरान उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड का जो गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके बाद देखें 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार का विभाजन करके झारखंड बनाया गया था, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया था। 13 नंबर प्रश्न को इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन का मतलब यह होता है ऐसी घटनाएं जो घटने के बाद यानी एक स्थिति दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाए तो पुनः दूसरी स्थिति पहली स्थिति में न आ पाए, रासायनिक घटना होती है। इसकी भौतिक परिवर्तन वो होता है जब किसी
घटना को परिवर्तित करके परिणाम प्राप्त किया जाए, पुनः परिणाम से घटना प्राप्त हो जाए यानी पूर्व रूप में आ जाए तो भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें देखा जा सकता है कि लोहे का पिघलना, पिघलाकर लोहे से पुनः हम लोहा बना सकते हैं। लोहे का चुंबकीय गुण, चुंबक को नष्ट करके हम लोहा पुनः बना सकते हैं। लोहे का गर्म ठंडा करके पुनः लोहा जाए, लेकिन लोहे का जंग लगना, जंग लग करके यह नष्ट हो जाएगा, यानी जंग लगने के बाद पुनः उसको लोहा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह रासायनिक घटना से जो भौतिक परिवर्तन है। आगे देख लेते हैं, यानी इसमें बाइलिंगुअल रूप में आप देखते चलें, यहाँ जो है दोनों लैंग्वेज में है, एक ही लैंग्वेज यहाँ पर आ जा रहा है सामने, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये जो है यानी ये सब है। इसमें देखें तो 13 नंबर, आप 14 नंबर प्रश्न इसमें देख लेते हैं जल्दी, एक्सप्लेन बहुत कम करेंगे आगे। निम्नलिखित में कौन सा देश चीनी का उत्पादन गन्ना जैसे कच्चे माल से करता है? क्यूबा इसमें, क्यूबा जो है ये करता है। देखें विश्व में सबसे ज़्यादा जो गन्ने को उत्पादन करने वाले देशों में भारत और ब्राज़ील है। वर्तमान में भारत जो है पहले स्थान पर आ चुका है चीनी के प्रोडक्शन में, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। और उत्तर प्रदेश में, अपने देश में देखें तो अपने देश में जो है चीनी, अपने देश में चीनी जैसे देखें भारत में वर्तमान 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है चीनी के प्रोडक्शन दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर, जबकि ईख यानी शुगर केन के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है ईख प्रोडक्शन में। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर एक मैथमेटिक्स है। इस मैथमेटिक्स में क्या कह रहा है कि 192 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 9 संबंधित 7 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3 संबंधित 4 हो जाए? तो इसमें एक ट्रिक्स के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। इसमें जो मिलाया जाएगा उसको छोड़ देना, नहीं पानी मिलाया जाए, पानी को हम निकाल कर इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो ध्यान रखना 192 लीटर है, इसमें दूध कितना हो जाएगा? 9/16 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कितना मिलाया जा रहा है? पानी x मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 192 धन x, और दूध इसमें कितना है? 3/7। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा 3 से काट देते हैं, यानी 3 लिखे 9 3 हो गया यहाँ पर। इसको काट देंगे 16 कम 16, 16 9 32 12, 12 3 36 हो गया, यानी गुणा इसमें है 12 3 36 हो गया। और ये इसमें गुणा कर देंगे 36 में 7 का गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा 36 × 7, और x निकालना है माइनस इसमें से 192 घटा देंगे। तो गुणा कर देते हैं 7 42 का 2 हाथ में 4, 7 21 4 25, 252 में से 192 घटा देंगे, यानी इसमें से 252 में से 192 घटाना है, यानी इसमें देख सकते हैं ये आपका है 252 में से 192 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 660, यानी 60 लीटर। सी इसका आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी इसमें 16 नंबर प्रश्न को देखें। तो यह भारत सरकार ने सर्वप्रथम, बाइलिंगुअल को देखते चलते हैं, यहाँ पर हो जा रहा है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम जनसंख्या नीति कब घोषणा की थी? तो यह देखें जो जनसंख्या नीति यानी जनसंख्या नीति घोषणा जो भारत सरकार ने की थी 1976 में की थी, यानी 16 अप्रैल 1976 को जो है भारत सरकार ने सर्वप्रथम जनसंख्या नीति घोषणा की थी। इसको एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्ण सिंह थे, उन्हीं के द्वारा की गई थी। और देखें एक जनसंख्या नीति 2000 में भी लाई गई है, हालांकि उसकी यहाँ चर्चा नहीं करें, 2000 में भी जनसंख्या नीति लाई गई थी। और देखें देश की जनगणना जो होता है संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत कराया जाता है, और जनगणना अधिनियम 1948 है, ये भी याद रखना है। इसमें आगे चलते हैं, आगे देखें तो कांचीपुरम किस राजवंश के शासकों की राजधानी थी? तो इसका यही सही है, पल्लव राजवंश। जो देखें तीसरी से 7वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने शासन किया। पल्लव जो देखें वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में ये है, और कांचीपुरम भी तमिलनाडु में ही है। इसके बाद 18 नंबर देखें तो निम्नलिखित राज्यों में से पंचायती राज सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसमें सबसे पहले तो राजस्थान में है, राजस्थान है, पहले स्थान राजस्थान है, फिर दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, यानी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुआ, और इसके जस्ट 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, राजस्थान के नागौर में शुरू किया। उस दौरान भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसके बाद देखें भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया, 23 अगस्त को मनाने का फैसला किया। इसका कारण देखें तो चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, भारत का चंद्रयान 3, वह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को किया था। इसलिए जो है भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया है। 20वें प्रश्न को देखें तो 20वां प्रश्न भी बहुत आसान है, स्वेज नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो इसमें लाल सागर भूमध्य सागर है, यानी इधर देखें जो अरब सागर की तरफ है, अरब सागर की तरफ जो है वो लाल सागर है, भूमध्य सागर देखें तो यह आपका जो है वह अटलांटिक महासागर की तरफ है, यानी जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य उससे यह जो है भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से अलग होता है। इसके बाद देखें किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है, तो वो है। इसको विस्तार कर लेते हैं। तो मनुष्य में रुधिर था, उसमें उपस्थित एंटीबॉडी और एंटीजन और एंटीबॉडी देखें तो रुधिर वर्ग आपके 4 वर्ग हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन। भारतीय समाज में प्रतिशत यहाँ दिखाया गया, हालांकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो ए में एंटीबॉडी बी या बी ए होता है, एंटीजन इसमें ए होता है, और यह प्रतिशत यहाँ दिखाया गया। और बी में देखें एंटीजन ए होता है, या इसको ए से करें और एंटीबॉडी वहीं होती है, और ए बी में यह एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एंटीजन वहीं होता है। ओ में देखें तो ए बी एंटीबॉडीज होता है और एंटीजन अनुपस्थित होता है। तो और इसके बाद हृदय में रुधिर परिसंचरण का मार्ग देखा जा सकता है, ये मार्ग इसमें दिखाया गया, हालांकि यह इस प्रश्न पर हम चर्चा नहीं करें। अशुद्ध रक्त का प्रवाह देखना चाहें तो यह आपका अशुद्ध रक्त का प्रवाह जो है आपका हृदय, महाधमनी, धमनियाँ, धमनिकाएँ, कोशिकाएँ और अंग में। इसके बाद ये आपका दिखाया गया। आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो प्रश्न था उसको हम देखते हैं। तो यह देखें तो आपका यह है कि समूह ओ में कोई प्रतिजन नहीं, प्रतिरक्षी ए बी है, इसलिए यह देखें तो हर एक ग्रुप को अपना जो ब्लड देख सकता है, इसलिए सर्वदाता है। और सर्वग्राही को देखें, सर्वग्राही के रूप में देखें तो ये ए बी आपका है, ए बी जो है सभी का ये ग्रहण कर सकता है,
यानी सभी का ये ग्रहण करेगा। प्राप्तकर्ता यानी ग्राही, ग्रहण करने वाला जो है। यानी इसमें देख सकते हैं कि जो समूह ए है, समूह ए वाला है, समूह बी है, समूह ए बी है, समूह ओ है, और प्राप्तकर्ता यानी ग्राही समूह ए वाला किसका ले सकता है, वह आपका लेगा जो है, यानी इसमें सर्वग्राही के रूप में ए बी है, यानी ये सबका लेगा। यहाँ देख सकते हैं सबका ले रहा है, हर एक ग्रुप का ले रहा है, और दाता जो आपका ये है यानी ओ है, ये सबको दे रहा है। जबकि ए देखें तो ए आपका जो है लेगा, ए जो लेगा वह ए का लेगा या अथवा ओ का लेगा, बी लेगा तो ये बी का लेगा अथवा ओ का लेगा, ए बी जो है ये सभी का ले लेगा। और यहाँ आपका देखा जाए ओ जो होगा, ये इसमें यह है विडंबना है कि ओ केवल ओ का ही लेगा, बाकी किसी का नहीं लेगा। देखना चाहें तो रुधिर कणिका है, ब्लड कार्पल्स है, इसको देख सकते हैं, इसको विस्तार नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर ये सारी ग्रंथियाँ भी हैं, इसको देखा जा सकता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखें तो 22 नंबर कावेरी जल विवाद निम्नलिखित राज्यों में से किसके बीच है। तो इसका सही आंसर देखें तो यह आपका जो है, आपका इसमें तमिलनाडु यानी सी है, तमिलनाडु है, कर्नाटका और केरला जो है एक कावेरी। कावेरी का मतलब जो है, कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी जो है उसको दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। आज जबकि गोदावरी को देखें तो उसको दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। और जो कावेरी है यह तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला की सीमा पर है, तो यह इन्हीं के बीच विवाद है। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से इससे इस नदी का कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें यही सही सुमेलित नहीं, एमनोमीटर जो विकिरण है गलत है। एमनोमीटर है जो हवा की गति को नापता है, शेष इसमें सही है। वर्षा मापी से वर्षा की मात्रा, मृदा थर्मामीटर से मृदा तापक्रम, वाट दिग्दर्शक से हवा की दिशा। ये ध्यान रखना है कि हवा की दिशा है वाट दिग्दर्शक, जबकि एमनोमीटर हवा की गति मापता है। इसके बाद 24 नंबर देख लेते हैं। तो भ्रष्टाचार निवारण कानून किस वर्ष पास किया गया था। तो आज़ादी के बाद ही इसको पास किया गया था, 1947 में भ्रष्टाचार निवारण कानून पास किया गया था। अगला देखते हैं। तो ये आपका है किसी व्यक्ति की श्वेत रक्तकणिकाओं में असामान्य वृद्धि का संकेत है। तो ये अपने आप इसको काट कर भी हम कर सकते हैं, हैजा मधुमेह ये सब नहीं है। इसमें ल्यूकीमिया जो है यही है, श्वेत रक्तकणिकाओं में WBC की वृद्धि हो जाएगी, ल्यूकीमिया हो जाता है व्यक्ति को। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें देखें तो ये बहुत साधारण है, गांधी जी के आंदोलन से संबंधित है। तो इसमें देखें चंपारण 1917 में, नमक 1930 में, अहमदाबाद जो मिल आंदोलन था 1918 में, रॉलेट एक्ट 1919 में। यानी इसमें देखें ए का 3 यानी पहला सही हो जाए, क्योंकि और इसमें मैच करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो हो गया 26वां प्रश्न है। आगे देखते हैं 27 नंबर 40 देखते हैं। तो हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने जंगलों की आग के कारण आपातकाल घोषित कर दिया। तो इसका सही आंसर देखें, 27 नंबर का सही आंसर देखें। हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने जंगलों की आग के कारण आपातकाल घोषित किया। तो पेरू है, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू है, जिसकी राजधानी लीमा है। और थोड़ी जानकारी ऐड करना चाहें तो दक्षिण अमेरिका में देखें तो केवल 2 देश स्थलरुद्ध हैं, यानी जिस पर जो चारों तरफ से स्थल हैं। तो आपका बोलीविया और पराग्वे जो है वह स्थलरुद्ध देश, मात्र 2 ही देश साउथ अमेरिका में जो है स्थलरुद्ध हैं। पिछली बार यह अपर पीटी एग्जाम 2023 में पूछा था स्थलरुद्ध देश को, तो बोलीविया और पराग्वे हैं। हालांकि विकल्प में पेरू है, यहाँ पर बोलीविया में भी आग लगी थी और इक्वाडोर में भी आग के कारण आपातकाल लगाया गया था, लेकिन पेरू में देखें तो यह जो है विकल्प में है और यहाँ आपातकाल की घोषणा की गई थी जंगलों में आग के कारण। तो ये इसका बायोलॉजिकल में 27 नंबर। 28 नंबर देखते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है, इनके में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, और जलवाष्प है, और ओजोन भी जो आपका है वो ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है। इसके बाद देखें यदि RBI रेपो रेट में वृद्धि करता है तो इसका मतलब क्या है। मतलब रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वह दर है जिस दर पर RBI कमर्शियल बैंकों को मतलब ऋण देता है, यानी उधार देता है, वो रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट जो होता है वह दर होती है जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंकों से ऋण लेता है, वह रिवर्स रेपो दर होता है। तो रेपो दर यदि वृद्धि कर देगा, यानी इसको बढ़ा देगा, तो इसका मतलब जो बैंकों को ज़्यादा ब्याज पर जो है वह ऋण देगा RBI। तब इसमें से क्या होगा, इसकी वजह से रेपो रेट में वृद्धि से उधार ब्याज दरों में कमी आएगी, यानी उधार की जो ब्याज दर है उसमें कमी आएगी। जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो उधार कम देंगे, उनके पास जो तरलता कम होगी। वो देख लेते हैं। तो हम मौद्रिक नीति के उपकरण यानी विधियाँ क्या हैं। तो इसमें देखें आपका जो है परिणात्मक में RBI की 2 नीतिगत दरें हैं, गुणात्मक यह है तो रेपो दर है और रिवर्स रेपो दर है। RBI की 2 नीतिगत अनुपात भी होते हैं, जिसमें CRR है यानी कैश रिवर्स रेशियो, और स्टेसी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR है। इसके बाद सारी जानकारी मेन प्रश्न का जो पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना जमानत के ऋण नहीं दिए जाते हैं। इसके लिए बैंक प्रतिभूतियों की जमानत के रूप में RBI के पास रखा जाता है। ऐसे ऋणों की ली जाने वाली दर को रेपो दर कहते हैं। रेपो दर से अप्लाई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पकालिक ऋण लेना है RBI से, रेपो दर है। और इसमें देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें दी गई है, बैंक दर भी देख सकते हैं। इसके बाद यह स्विफ्ट देख सकते हैं, MDR को देख सकते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को देख सकते हैं, यानी बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मर्चेंट व्यापारी कैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR वसूलते हैं। इसके बाद CRR को यहाँ देखा जा सकता है। हमने इस प्रश्न के अंक में ही ऊपर ही चर्चा किया था मुद्रास्फीति और बीस्फीति और स्फीति को थोड़ा देख लेते हैं। मुद्रास्फीति और बीस्फीति और स्फीति की तुलना कर लेते हैं। तो स्फीति और बीस्फीति दोनों समाज के लिए रोग के समान है, परंतु बीस्फीति स्फीति की तुलना में अधिक संकटपूर्ण है। बीस्फीति अर्थव्यवस्था में घोर निराशा की स्थिति होती है, स्फीति अर्थव्यवस्था में आशावादिता की स्थिति बनी रहती है। यानी इसको देखिए मुद्रा अपस्फीति को देख लेते हैं। तो मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत सभी क्रियाएं, नीतियां, उपाय सम्मिलित होते हैं जो मुद्रा स्फीति के वेग को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह मुद्रा स्फीति या संकुलन की तरह ही दिखाई देती है।
मुद्रा संगठन या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति, सॉरी यहाँ देख लेते हैं, थोड़ी सी रुकावट लिखे थे इसमें। तो मुद्रा अस्फीति नियोजन उसमें निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, जबकि मुद्रा संगठन की स्थिति में उत्पन्न होती है। मुद्रा का अवमूल्यन भी इसमें देखा जा सकता है कि जब किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा के मूल्य को अन्य देशों की मुद्रा के मूल्य के अपेक्षा जानबूझकर कम कर देती है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। उद्देश्य भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाना, आयात को कम करना और निर्यात वृद्धि करना इसके उपाय है। तो भारत में अब तक 3 बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ है। मुद्रा का मूल्य घटाया गया 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा और 1991 सीवी चंद्रशेखर द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए आखिर प्रश्न को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY वाज स्टार्टेड इन ईयर। इसका सही आंसर देखें तो 2016 यानी पढ़ाई सही है। तो इस प्रकार से यह जो है इस पर आधारित वीडियो का लेक्चर 7 रहा। नेक्स्ट में जो है वो टाउन और प्लानर जो था एग्जाम का, उसमें जो 50 प्रश्न थे उस पर वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में और जो भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न पूछे गए अब तक उस पर चर्चा की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।